हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में केंद्रीय बल के अंतर्गत दो नियम देखने वाले हैं। सबसे पहला नियम क्या है? केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण का कोणीय संवेग जो रहता है वो सदैव अचर रहता है, इसको प्रूव करना है। और दूसरा ये है, केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति कैसी होती है? एक समतल में होती है, एक प्लेन में होती है, इसको सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले हम ये पहला जो प्रमेय है उसको सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रमेय क्या है हमारा कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण का कोणीय संवेग हमेशा कैसा रहता है? नियत रहता है या अचर रहता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, माना कि क्या है, कोई कण, किसी कण की गति क्या है? केंद्रीय बल F के अंतर्गत गति करती है। तो केंद्रीय बल F जो है वो एक सदिश राशि है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? सदिश राशि वेक्टर F इक्वल टू कितना, उसका परिमाण F R है ना, जो R उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करता है ना, और उसकी दिशा में क्या है, ये सदिश की दिशा को प्रदर्शित करिए यूनिट वेक्टर R को यहाँ से, ठीक है। तो इस केंद्रीय बल को अपन क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर F इक्वल टू कितना, एफ आर, यूनिट वेक्टर कितना, R की दिशा में उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब कण पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है? ये सूत्र से पता है। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू कितना होता है? एक बल और बलों के बीच की क्रिया रेखा की बीच की दूरी है ना, लंबवत दूरी, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने F की वैल्यू क्या लिखी है? ये यहाँ से लिखी है ना। वेक्टर F इक्वल टू कितना, एफ आर यूनिट वेक्टर R क्रॉस कितना कितना हो जाएगा? यूनिट वेक्टर R है ना, क्योंकि ये जो बल युग्म आघूर्ण टाउ जो है वो बल और उनके बीच की क्रिया रेखा के बीच की दूरी का क्या होता है? सदिश गुणनफल होता है ना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसका मान कितना होगा? टाउ इक्वल टू कितना, एफ आर कितना, साइन थीटा। ये साइन थीटा के फॉर्म में होता है क्योंकि लंबवत घटक काम करेगा, है ना। तो यहाँ से जो यूनिट वेक्टर R जो है उस यूनिट वेक्टर R को हम क्या कैसा लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर R को लिख सकते हैं क्या, वेक्टर R अपॉन में कितना, मॉड ऑफ वेक्टर R, है ना। मतलब हम यूनिट वेक्टर R की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर R को अपन लिख सकते हैं क्या, वेक्टर R के अपॉन में कितना हो जाएगा? R होगा, जिसको अपन मॉड ऑफ R लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर R लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये क्या करेंगे? टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ आर, उसके अपॉन में कितना, मॉड ऑफ वेक्टर R, और ये R क्रॉस R का ये मल्टीप्लिकेशन कर दो तो R क्रॉस R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A समान सदिशों का यदि हम क्या करेंगे, सदिश गुणनफल करेंगे तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 आती है ना। इसलिए वेक्टर R क्रॉस वेक्टर R ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? पूरी मान ये इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टाउ बराबर कितना? 0। मतलब क्या आ गया है यहाँ पर? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या आ गया है? 0 आ गया है। अब हमको एक और सूत्र पता है क्या, कि यदि एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष कण का कोणीय संवेग L है तो क्या होगा? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ जो होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर होता है, तो ये कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू कितना, या प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ जो होता है वो क्या, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर मतलब dl अपॉन में dt के बराबर होता है। अब यहाँ से हमको पता है कि केंद्रीय बल के अंतर्गत टाउ का मान कितना होता है? टाउ का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर टाउ बराबर कितना लिख देंगे? 0। तो dl अपॉन में dt बराबर कितना? 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं? L बराबर, मतलब परिवर्तन की दर ही क्या है? कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कितनी है? 0 है। तो कोणीय संवेग कैसा रहेगा? नियत रहेगा या अचर रहेगा। और यही क्या करना था हमको? प्रूव करना था कि केंद्रीय बल F के अंतर्गत, ये जो अपन ने स्टार्टिंग से लिखा है, तो केंद्रीय बल F के अंतर्गत किसी भी गतिमान कण का कोणीय संवेग जो रहता है L वो क्या रहता है? अचर रहता है ना। तो केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण का कोणीय संवेग L क्या रहता है? अचर होता है। यही सिद्ध करना था, है ना। अब दूसरा प्रमेय हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो दूसरा प्रमेय क्या है? केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति कैसी होती है? समतल में होती है ना, ठीक है। और समतल में होने के लिए क्या होना चाहिए? वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। तो अपने को देखना है क्या हो जाएगा। यदि किसी कण का रेखीय संवेग कितना है? किसी कण का रेखीय संवेग P है, कोणीय संवेग L है और स्थिति सदिश कितना है? R है। तो
रेखीय संवेग कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग गुना त्रिज्या होता है या स्थिति सदिश होता है ना। मतलब कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में क्या है, ये संबंध है। कोणीय संवेग L बराबर रेखीय संवेग P गुना कितना होता है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R होता है, या दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब दोनों पक्षों में R का गुना कर दो, है ना। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, R का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी, वेक्टर R इंटू कितना, वेक्टर L बराबर वेक्टर R इंटू कितना, वेक्टर P क्रॉस R, वेक्टर R, है ना। तो वेक्टर R डॉट वेक्टर L इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर P, इसको बाहर निकाल लो सेकंड पद को, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर R। और जब वेक्टर R क्रॉस वेक्टर R का मान कितना होगा, 0 होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वेक्टर R डॉट वेक्टर L जो है, मतलब वो एक सदिश A और दूसरा सदिश क्या, B, दोनों का अदिश गुणनफल की अपन बात करते हैं तो ओके क्या होती है, यदि 0 होता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों सदिश कैसे है, किसमें है, समतल में है। मतलब कण कैसे गति करता है, समतल में गति करता है ना। अर्थात केंद्रीय बल F के अंतर्गत किसी कण की गति कैसी होती है, समतल में होती है या प्लेन में होती है ना। तो ये दो प्रकार से हमने क्या कर दिया, केंद्रीय बल के दो प्रमेयों को यहाँ सिद्ध कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, है ना।